दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो आप तीनों टाइप के लोगों के लिए गुड न्यूज है कि साधन लेकर के आया है वीडियो म्यूचुअल फंड पे बेस्ड। म्यूचुअल फंड में रिटेल इन्वेस्टर किस तरह की गलतियां करती है, ये है इस वीडियो का हाईलाइट। दोस्तों, शेयर बाजार के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न मिलते हैं, लेकिन रिटर्न किसे मिलते हैं? जिसे शेयर बाजार की समझ, एक कॉमन इन्वेस्टर को जिसे शेयर बाजार में पासिंग इंटरेस्ट है, वो शेयर बाजार में कभी पैसे नहीं बना सकते। दूसरा बाजार होता है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट में भी पैसे बनाने के लिए काफी पेशेंस चाहिए होता है और स्किल सेट रिक्वायर होता है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये तो नहीं कि शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में होने वाले प्रॉफिट एक रिटेल इन्वेस्टर को नहीं मिलने चाहिए। बिल्कुल सही। तो बॉन्ड मार्केट और शेयर बाजार दोनों में इन्वेस्टमेंट का फायदा कैसे निकाल सके एक रिटेल इन्वेस्टर, इसके लिए बना है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो बॉन्ड मार्केट और शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स को एक जगह बुलाता है और आपका पैसा उसे मैनेज करने के लिए दे देता है, ताकि आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकें। अब म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका लमसम का है, यानी सारा पैसा एक बार डाल दिया, और दूसरा तरीका सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करने का है, जिसे SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, एक रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं होता है कि कब लमसम करना चाहिए और कब SIP करनी चाहिए। तो इसी चीज को हम क्लैरिफाई करेंगे आज की वीडियो में, और इसके अलावा और भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आज की वीडियो में कवर होने वाली। तो प्लीज अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और चलते हैं पहले मिस्टेक नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, क्या आपको फरहान अख्तर की दूसरी मूवी लक्ष्य याद है, जिसमें मेन कैरेक्टर ऋतिक रोशन ने प्ले किया? उसकी लाइफ में सब कुछ चिल था, बस उसकी लाइफ में एक चीज नहीं थी। क्या कहते हैं उस? लक्ष्य यानी गोल। अगर आपको पता नहीं आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो ये मैटर नहीं करता आप कौन सा रास्ता ले। ऐसा ही होता है फुटबॉल में। जब फुटबॉलर को अपना गोल पोस्ट नहीं पता हो, तो वो पूरे टाइम अपने फील्ड में इधर से उधर भटकता रहता है और वो कुछ कर नहीं पाता। ऐसा होता है रिटेल इन्वेस्टर के लाइफ में। जब उसे अपना फाइनेंशियल गोल पता नहीं होता, तो वो कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, कभी वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। लेकिन जैसा फुटबॉल में होता है, अगर फुटबॉलर को गोल पोस्ट दिख जाए तो वो गोल में हिट कर सकता है और गोल कर सकता है। रिटेल इन्वेस्टर पहली गलती जो करते हैं वो है अपना फाइनेंशियल गोल डिफाइन नहीं करना। तो पहली एडवाइस जो साधन की तरफ से है वो है डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल। अपना गोल बनाएं। अगर आप गोल बनाएंगे तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे। लक्ष्य कैसा हो सकता है? कुछ लक्ष्य जो लॉन्ग टर्म में के लिए बनाए जाते हैं कि आप लंबे अवधि के बाद उसे अचीव करना चाहते हैं, जैसे रिटायरमेंट। कोई आज सोचे कि आज से 30 साल बाद मुझे रिटायर करना है, तो यह एक फाइनेंशियल गोल का एग्जांपल। और वैसे ही शॉर्ट टर्म के गोल ऐसे हो सकते हैं कि 1 साल के बाद सपोज आप हॉलीडे टूर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट आज से करना हो। तो ये सारे फाइनेंशियल गोल के एग्जाम्पल। अब हम इंडिविजुअल गोल की बात करते हैं। सपोज किसी ने रिटायरमेंट का गोल कर रखा है, तो उसे क्या करना है? उसे एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसे यूज करना चाहिए इक्विटी फंड। ये लॉन्ग टर्म के रिटायरमेंट के लिए बहुत ही सूटेबल प्रोडक्ट है। तो अगर आपको गोल पता नहीं होगा तो आप ये कर नहीं पाओगे। वैसे ही अगर 1 साल में किसी को बाहर जाने का प्लान है, घूमने का प्लान है, तो उसे लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए डेट फंड्स। म्यूचुअल फंड एक कमोडिटी नहीं। कमोडिटी यानी आलू, प्याज, सब्जी, अनाज, चावल, दाल, ऐसी चीजें जो है वो कमोडिटी होती है। कमोडिटी को कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं होती है। आपको भूख लगेगी, आप मार्केट से आलू लेके आओगे, सब्जी बनाओगे, कंज्यूम करोगे, आप उसमें भेदभाव नहीं कर। लेकिन म्यूचुअल फंड जो है वो कस्टमर की नीड और गोल को ध्यान में रख करके टेलर मेड करना होता है, उसे कस्टमाइजेशन करने की जरूरत। लेकिन क्या आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपको टेलर मेड सोल्यूशन मिलता है? बहुत बार ऐसा नहीं होता है। बहुत बार आप क्रॉस सेलर्स की बातों में आ जाता। अब ये क्रॉस सेलर्स कौन है? ये हैं बैंक, इंश्योरेंस एजेंट, LIC एजेंट्स। ये सब म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट नहीं है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने बैंक मैनेजर के कहने पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, या उन्हें LIC वाले ने कोई म्यूचुअल फंड समझा दिया और उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर लिया। बहुत बार इंश्योरेंस वालों ने उन्हें यूलिप म्यूचुअल फंड ही है कह के बेच दिया। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो किसी क्रॉस सेलर से म्यूचुअल फंड खरीद रहा। अब आपको बताऊं कि क्रॉस सेलर इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं म्यूचुअल फंड बेचने में। आप गलती कैसे कर जाते हो? होता क्या है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है और आप पहुंच जाते हो बैंक। सेबी कहती है कि अगर आप म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हो तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कस्टमर की फाइनेंशियल नीड और गोल को समझ करके आपको उसे प्रोडक्ट सेल करना होता है। दूसरा, आपको म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। एग्जिट लोड्स क्या होते हैं, ये फंड किसके लिए सूटेबल है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप बैंक जाते हैं तो उसे आपकी नीड पता नहीं होती, ना ही उसे म्यूचुअल फंड के सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है। लेकिन वो एक चीज अच्छे तरीके से जानता है, वो कि आपके बैंक अकाउंट में अभी कितना पैसा फ्री पड़ा हुआ है। तो वो इस नॉलेज को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है और आपको कोई भी फंड बेच पाता है।
उसका इमीडिएट गोल होता है कि वो अपने इमीडिएट टारगेट को कैसे पूरा करे। और बैंकिंग के अलावा बैंक्स में उसे क्रॉस सेलिंग के बहुत सारे हेवी टारगेट भी दिए जाते हैं। उसे अपना कमीशन मैक्सिमाइज करना होता है इन ऑर्डर टू मीट उसका मंथली और क्वार्टरली टारगेट। तो ये चारों चीजों की वजह से होता क्या है कि कस्टमर जो है वो एक डट म्यूचुअल फंड खरीदने में इन्वेस्टेड हो जाता है। डट म्यूचुअल फंड कैसे होते हैं? न्यू फंडिंग ऑफर्स। यहाँ पे जनरली रिटेल इन्वेस्टर गलतियां करते हैं, बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं जो उनके लिए सूटेड नहीं होता है बहुत बार, और फ्लेवर ऑफ द मंथ फंड्स जो बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस से कोई डायरेक्शन आता है कि इस मंथ में ये फंड ही बेचना है, तो बैंक मैनेजर या बैंक रिलेशनशिप मैनेजर आपको वही फंड बेच देता है। तो साधन की एडवाइस नंबर 2 है कि आप म्यूचुअल फंड हमेशा एक्सपर्ट और ट्रस्टवर्दी प्रोफेशन से ही खरीदें। ट्रस्टवर्दी प्रोफेशन कौन होते हैं? पहला है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक ट्री प्लांट करने के जैसा है। आपने एक सैपलिंग लगाया, उसे पानी दिया, उसे टाइम दिया, तो वो ग्रो करता है। तो कुछ गार्डनर ऐसे भी होते हैं जो उस पेड़ को कभी बड़ा होने ही नहीं देते, कभी उसकी जड़ काट देते हैं, कभी उसकी पत्तियां काट देते हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है, वो पेड़ बोनसाई रह जाता है, उसका ग्रोथ नहीं होता। और ऐसा ही होता है म्यूचुअल फंड के साथ। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो पेड़ रोपने की तरह है और डिविडेंड ले जाना वो क्लिप करने के जैसा है, जो म्यूचुअल फंड के पेड़ को बढ़ने से रोकता है। आम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि वो डिविडेंड को सोर्स ऑफ इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, और ऐसा करने के 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि अगर आपने किसी फंड से इन्वेस्ट किया, उसकी एनएवी 100 रुपीज है आज, और 1 रुपये का डिविडेंड मिल जाता है, तो उसकी एनएवी आफ्टर डिविडेंड डिक्लेरेशन 1 रुपये से कम हो जाती है। ये बात आपको कोई नहीं बताता, आप सोचते हो कि उसकी एनएवी उतनी ही रहेगी। तो अगर वो डिविडेंड मिल रहा है आपको, तो आपकी एनएवी भी घट रही है। तो रीजन नंबर 1 ये है कि एनएवी डिविडेंड अमाउंट से घट जाता है। और कभी कभी फॉलिंग मार्केट में बहुत बार ऐसे फंड हाउसेज होते हैं जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट भी यूज कर देते हैं डिविडेंड पे आउट के। उनकी हालत कुछ ऐसी होती है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं। आपने उन्हें पैसे दिए ग्रो करने के लिए, बट सिंस उन्होंने एक कमिटमेंट दी थी आपको जब आपने इन्वेस्ट किया था कि मैं आपको फिक्स डिविडेंड दूंगा, तो वो डिविडेंड पे आउट करते रहते हैं और उनका प्रिंसिपल यानी मूलधन ही कम हो जाता है। अब दूसरा रीजन जो मैं बात करूंगा वो टैक्स से रिलेटेड है। तो उस डिविडेंड पे आपको एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता है। अब इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलता है तो वो इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से उसकी, अगर कोई इंडिविजुअल हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तो उसे 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस भी देना पड़ता है, जो रफली 1/3 के करीब होता है। तो साधन का सवाल यह है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्यों देना है? उसके बजाय आप ग्रोथ स्कीम में इन्वेस्ट करें जहां पे आप डिविडेंड नहीं ले जा रहे हो और आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ना देना पड़े। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखलाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि अगर आप डिविडेंड ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। सपोज किसी फंड ने आपको डिविडेंड दिया, ये 300 रुपये दिए, तो आपको 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता है। तो इफेक्टिव डिविडेंड हो गया 200 रुपीज। इन शॉर्ट आपके 3 रुपए के डिविडेंड में 1 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट रहा है और इफेक्टिवली आपको 2 रुपये ही मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को साधन की तीसरी सलाह कुछ इस तरह है, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। यानी कि अगर आप केक खाओगे तो केक बचा तो नहीं रहेगा। तो यही चीज हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बताना चाहते हैं कि डिविडेंड ऑप्शन अगर आपको टिक करना है तो बस एक ही कंडीशन में करना है, अगर आप रिटायरी हैं, जब आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम हो, तब डिविडेंड पे आउट को आप एक सोर्स ऑफ इनकम ट्रीट कर सकते हैं, वो भी आपके यूटिलाइजेशन के डेज में, यानी कि लास्ट लेग्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट लाइफलाइन। अंत में एक बार समरी कर लेते हैं साधन की 3 एडवाइजेस जो आप गांठ बांध कर पकड़ लीजिए। पहली ये है कि आप अपना फाइनेंशियल गोल डिफाइन करें। दूसरी बात कि म्यूचुअल फंड हमेशा एक्सपर्ट और ट्रस्टवर्दी प्रोफेशनल से ही खरीदें। और तीसरा, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन तभी टिक करें जब आप रिटायरमेंट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और म्यूचुअल फंड के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब